हेलो फ्रेंड्स। तो आज की डेट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सब हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो नशा मुक्त भारत कैंपेन से रिलेटेड है। तो नशा मुक्त भारत सप्ताह इसको कोमेमोरेट करा गया था। कहाँ पर? हरिद्वार में। ठीक है, वहाँ पर एक रैली करी गई थी। किसने इस रैली को लीड करा था आपको पता होना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार जी ने इसको लीड करा था। एंड ये कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये वीक मनाया गया? तो 17 जून से लेकर 26 जून तक। थीम क्या था इसका, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। थीम था नशा मुक्त भारत अभियान एंड विकसित भारत की पहचान। सो विकसित भारत की पहचान वॉज द सेंट्रल थीम ऑफ इट। इसके अलावा कुछ एमओयू भी साइन करे गए, क्योंकि ये जो नशा मुक्त भारत सप्ताह है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इनके डिपार्टमेंट ने एमओयू साइन करे हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ड्रग्स से रिलेटेड अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए और सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ये साइन करे गए हैं। कब इसको लॉन्च करा गया था? देखो, थोड़ा सा स्टैटिक भी आपको पता होना चाहिए न्यूज़ के बारे में। तो ये जो नशा मुक्त अभियान है, ठीक है, भारत अभियान NMBA, इसको लॉन्च करा था 15 अगस्त 2020 ने। मिनिस्ट्री जिस मिनिस्ट्री के अंडर आता है वही मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इनका टारगेट क्या है इस अभियान, इस कैंपेन के थ्रू? बेसिकली इंडिया को ड्रग फ्री बनाना। कैसे? अवेयरनेस क्रिएट करके, ड्रग्स को प्रिवेंट करके, एंड जो लोग ऑलरेडी इफेक्टेड हैं उनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करके। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल ये AI फ्रेमवर्क पर वर्क करेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये इनेबल्ड है। किसने लॉन्च करा है इसको? जो यूनियन मिनिस्टर हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इन्होंने इसको लॉन्च करा है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD के अंदर। तो बेसिकली इंडिया का सबसे पहला ऐसा रूरल लेवल का ऑडिट प्लेटफॉर्म है जो कि AI बेस्ड रहेगा। ठीक है, जितनी भी ऑडिट प्लानिंग होती है, जो भी कंप्लायंस होता है, चाहे ग्रीवेंस होता है या मॉनिटरिंग होती है, सब कुछ इसमें AI के थ्रू करी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, अब हर चीज़ में AI आता जा रहा है। तो ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पोर्टल है ये रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। ठीक है, किसने इसका कॉन्सेप्ट बताया था? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? तो चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, CCA का जो ऑफिस होता है, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया। एंड किसके साथ पार्टनरशिप करके इसको बनाया गया है? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जितनी भी रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया, ऑडिट की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, वो सब कुछ इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है NCORD से रिलेटेड है। NCORD का फुल फॉर्म क्या है? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, इसका इन्होंने एक 10th एडिशन है, एक एपेक्स लेवल मीटिंग का। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल से रिलेटेड है ये। किसने इसको चेयर करा? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी जो है, इन्होंने इसको चेयर करा। कौन सा एडिशन था? 10th एडिशन हमने पढ़ा। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लॉन्च करा है नारकोटिक्स कंट्रोल के ऊपर, एक विजन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एंड इसी के साथ 2 NCB के ऑफिस हैं, जोनल ऑफिस, जिनको इनाग्रेट करा गया। एक जम्मू एंड कश्मीर में है, दूसरा है गुवाहाटी असम में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा गया, ठीक है, ये है नारकोटिक्स कंट्रोल के ऊपर। एंड इसके अंदर 4 अलग अलग पिलर्स हैं, तो चारों पिलर्स के भी आपको नाम पता होना चाहिए। रिसेंटली एग्जाम्स में देखा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि क्या होता है, वो लोग एग्जाम में आपको एग्जैक्ट डिटेल्स पूछ लेते हैं कि पिलर्स क्या हैं या कैटेगरीज क्या हैं किसी डॉक्यूमेंट की या किसी स्कीम की। ठीक है, तो चारों पिलर्स समझते हैं। इन्फोर्समेंट, सेकंड है इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस, तीसरा है प्रीकर्सर एंड सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल, चौथा है डिमांड रिडक्शन एंड रिहैबिलिटेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये हैं वो पिलर्स, आपको ये पता होने चाहिए। इसके अलावा NCB की एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2025 ये रिलीज़ कराई गई। एक नेशन वाइड, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ड्रग डिस्पोजल कैंपेन, इसको भी लॉन्च करा गया है। इसका टारगेट क्या है? आपको टारगेट पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी है ड्रग्स की। ठीक है, 2.09 लाख kg, इतने जो ड्रग्स हैं, ठीक है, इनको डिस्ट्रॉय करना है जो सीज हो चुके हैं। इनकी वैल्यू है 6000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब जो NCORD है, ठीक है, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, इससे रिलेटेड थोड़ा सी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, तो क्या है ये? कब फॉर्म हुआ था? 2016 में फॉर्म हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये बेसिकली इंडिया में जितनी भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसमें मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। सेंट्रल और स्टेट दोनों को कोऑर्डिनेट कराता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। IIT दिल्ली
ठीक है, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। इन्होंने फ्रांस की सोरबॉन यूनिवर्सिटी के साथ एक पार्टनरशिप करी है। ये लोग मिल के एक मास्टर्स और पीएचडी लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको निकालेंगे बायोलॉजिकल साइंसेज डोमेन के अंदर 2026 से। तो आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ का नाम पता होना चाहिए, दोनों इंस्टीट्यूशंस का। इसके अलावा जो कोर्सेज़ हैं वो कौन से हैं, एमएससी है एंड पीएचडी है, बायोलॉजिकल साइंसेज में हैं ये दोनों। तो इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप में एक और स्टेप है ये एजुकेशन की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जो गुजरात पुलिस है, ठीक है, इन्होंने एक एमओयू करा है भारत टैक्सी के साथ। किस चीज़ का ये एमओयू है ये भी आपको पता होना चाहिए। पब्लिक की सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से करने के लिए एंड अर्बन मोबिलिटी लाने के लिए। तो ये जो एमओयू है भारत जो टैक्सी है, ये इसको आप कह सकते हो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इसका रियल नेम है, ठीक है। एंड ये जो एमओयू करा गया ये कहाँ पर हुआ, भारत टैक्सी को गांधीनगर गुजरात में जब लॉन्च करा गया तब यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी की प्रेजेंस में ये एग्रीमेंट करा गया है। एक इसमें एसओएस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम भी बनाया जाएगा। एक भारत टैक्सी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर जो एसओएस सिस्टम होगा, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो जो भी पैसेंजर्स हैं वो इमीडिएटली उनको असिस्टेंस मिल सकती है। इसी के साथ जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स होंगे भारत टैक्सी ऐप के साथ जो रजिस्टर होंगे उन सबका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, ताकि सेफ्टी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गुजरात पुलिस इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी कर रही है। एंड इसके साथ जो भारत टैक्सी है इसने एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी एमओयू करे हैं, ठीक है। इसके अलावा जीएमआरसी, बीआरटीएस, कोऑपरेटिव बैंक जो है वहाँ के, अडानी एयरपोर्ट और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके साथ इन्होंने एमओयू कर लिए हैं भारत टैक्सी ने। तो बेसिकली ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे गुजरात में जैसे आपको पता है कि आनंद है, ठीक है, अमूल है, तो इसी तरीके से ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर आता है। तो बेसिकली इन्होंने कोऑपरेटिव बेस्ड फ्रेमवर्क को यूज़ करा है एक टैक्सी सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये एक न्यू काइंड ऑफ इनिशिएटिव और इनोवेशन आप कह सकते हो। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से रिलेटेड। तो 2026 के व्हिटले अवार्ड्स, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। ग्रीन ऑस्कर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए होता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो 2 इंडियन विमेन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। टोटल तो 6 ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वर 6 विनर्स, लेकिन उसमें से 2 इंडियन जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, ठीक है, वो हैं परवीन शेख जी एंड बरखा सुब्बा जी। किसने इस अवार्ड को प्रेजेंट करा, प्रिंसेस एन ने करा है रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो जो परवीन शेख जी हैं इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर, ठीक है, इसको कंजर्व करने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया चंबल रिवर पे, गार्डियंस ऑफ द स्कीमर के नाम से, ठीक है। तो उससे उनकी पॉपुलेशन में रियल में इंक्रीज देखने को मिला, 1000 हो गए वो। इसके अलावा बरखा सुब्बा जी को जो मिला है वो हिमालयन सैलमेंडर, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए करा है, इसकी स्पीशीज़ को। एंड इसी के साथ जो इसका वेटलैंड हैबिटेट होता है जो दार्जिलिंग हिमालयाज़ में है, उसको एक कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करा था, प्रोजेक्ट बरखा सुब्बा जी ने, जिससे ये हिमालयन सैलमेंडर की प्रोटेक्शन करी गई। कितना इनको अवार्ड मिला है, तो 50,000 पाउंड्स प्रोजेक्ट फंडिंग मिलती है। एंड फिर एलिजिबल होने के बाद 1 लाख पाउंड्स तक ये चली जाती है। इसके अलावा जो व्हिटले अवार्ड है जिसको ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है, कौन इसको प्रेजेंट करता है, हमने देखा प्रिंसेस एन ने करा था, बट एक्चुअल जो इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन है वो है व्हिटले फंड फॉर नेचर, WFN, ठीक है। ग्रास रूट कंजर्वेशन लीडर्स को रिकॉग्नाइज करता है जो ग्रास रूट लेवल पे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें फंडिंग 2 ईयर्स तक चलती है, अप टू 1 लाख पाउंड्स। 2020 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था फंडिंग को। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपकी इसरो से रिलेटेड है। तो स्पेस एज में जो अभी स्पेस एज चल रही है, ठीक है, इसमें एक और इनोवेशन इसरो ने ऐड करा है। इसमें क्या करा है इन्होंने, जो इनका सेमी क्रायोजेनिक पावर इंजन है उसका एक टेस्ट कंडक्ट करा, हॉट टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके कैरियर्स होते हैं ना, जो आपके यू कैन से प्रोपल्जन कैरियर्स होते हैं जो किसी भी एयरक्राफ्ट को स्पेस में लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक टेस्ट करा गया था, एक न्यू टाइप ऑफ इंजन को टेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, PHTA इसका शॉर्ट फॉर्म है इस कैटेगरी का। एंड इसका फुल फॉर्म है पावर हेड टेस्ट आर्टिकल। कितनी थ्रस्ट अचीव हुई, 88%, ये भी आपको पता होना चाहिए, 175 टन्स। कहाँ पर ये टेस्ट करा गया ये भी आपको पता होना चाहिए, इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में ये लोकेटेड है,
ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट इसका सीरियल नंबर क्या है, SE2000 इसका सीरियल नंबर है, ठीक है। तो ये लॉन्च व्हीकल्स होते हैं बेसिकली जो इसरो यूज़ करता है किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने के लिए, ठीक है। जैसे चंद्रयान भी इससे पहले बहुत फेमस हुआ था। तो बेसिकली इसी में इसका यूज़ होता है थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके जो आपका ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट कैन रीच आउट इनटू द आउटर स्पेस। तो बेसिकली ये जो इंजन यूज़ हुआ है इस बार, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर की तरह यूज़ हुआ है एंड केरोसिन जो है वो फ्यूल की तरह यूज़ हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो जो इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन है बेन स्टोक्स, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट से। कौन से इवेंट में इन्होंने अनाउंस करा, तो जो तीसरा रोज से टेस्ट चल रहा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट यूनाइटेड किंगडम में ट्रेंट ब्रिज में, उसमें इन्होंने अनाउंसमेंट करा। 15 ईयर्स का इनका वेरी स्पार्कलिंग यू कैन से इंटरनेशनल करियर रहा है। इन्होंने 7000 से ज़्यादा टेस्ट डबल रन स्कोर करे हैं, 252 इन्होंने विकेट्स लिए हैं। तो बेसिकली ये सेकंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट पे जैक्विस काली आते हैं, उनके बाद आते हैं बेन स्टोक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चेस से रिलेटेड है। तो स्पोर्ट्स में अब चेस में इंडिया की बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी रैंकिंग्स आती जा रही हैं, इंडिया में और ज़्यादा ग्रैंड मास्टर्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, जो सबसे बड़ी बॉडी है, इसको FIDE बोलते हैं। ये एक टाइटल प्रोवाइड करती है जो सबसे बड़ा टाइटल है चेस के पूरे डोमेन में, ठीक है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं ग्रैंड मास्टर बनने की, 3 GM नॉर्म्स उनके होने चाहिए एंड इसके अलावा जो उनकी रेटिंग होती है वो 2500 होनी चाहिए मिनिमम। तो 2 इंडियन हैं, इन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल ले लिया है। तो फर्स्ट है 14 ईयर्स के ईथन वास गोवा से, इंडिया के 96 ग्रैंड मास्टर बन गए ये चेस ग्रैंड मास्टर। एंड 22 ईयर्स की एज के हैं हर्षवर्धन GB जी, ये 97th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो गोवा के ईथन वाज और चेन्नई के हर्षवर्धन GB, ये नाम आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक बुक लॉन्च है, कॉफ़ी टेबल बुक है 200 पेजेस की। नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर जो भी स्टैम्प्स, कॉइन्स, बैंक नोट्स इशू करे गए, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें इमेजेस के थ्रू डिपिक्ट करे गए हैं। किसने इसको लॉन्च करा है, मिंटेज वर्ल्ड, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली ये जो बुक है इन्हीं के जो हेड हैं सुशील कुमार अग्रवाल जी, इन्होंने ही इस बुक को क्यूरेट करा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस बुक का नाम क्या है, स्टैम्प, कॉइन एंड बैंक नोट इशूड ड्यूरिंग प्रीमियरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी। न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च करा गया है। तो अब हम लोग सारे इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं और उनके थीम समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में हम लोग हमेशा क्लास में यही देखते हैं कि कौन कौन से डेज थे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं इस टॉपिक पर एग्जाम में। तो वर्ल्ड MSME डे जो है वो 27 जून को ऑब्जर्व करा गया। थीम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पावरिंग MSME थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये इसका थीम था, ठीक है। SDG गोल्स की तरफ ओरिएंटेड था, तो ये था थीम। इसके अलावा इसका जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है वो UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है, 9th एनिवर्सरी। एंड इसके अलावा इंडिया लेवल पर जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे CP राधाकृष्णन जी, उन्होंने MSME डे पर यू कैन से प्रिसाइड करा। उद्यमी भारत इस नाम का ये इवेंट कंडक्ट कराया गया था न्यू दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। तो बेसिकली सबसे पहला जो MSME डे था वो 2017 में 27 जून को मनाया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और डे है 28 जून को, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे 2026, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली इंडिया का जो सबसे पहली लाइफ इंश्योरर कंपनी है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, वो 1818 में इस्टेब्लिश हुई थी कैलकाटा में। आजकल क्या हो रहा है ना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको ना न्यूज़ पहले ही दे देंगे एंड फिर उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ पूछ लेंगे जो इनडायरेक्ट वे में आपकी न्यूज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस की बात हो रही है तो आपको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको हिस्ट्री की थोड़ी सी चीज़ बता रहा था। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी है, कैलकाटा में ये इस्टेब्लिश हुई थी 1818 में, यानी कि इतने पहले से इंश्योरेंस इंडिया में चलती आ रही है, ओके। इसके अलावा एक एक्ट है जो इसको गवर्न करता है इंश्योरेंस सेक्टर को, इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912, ये सबसे पहला लॉ था, ठीक है। LIC तो बहुत बाद में आया है, 1956 में आया है LIC, ठीक है। तो 245 अलग छोटे छोटे को मर्ज करके फिर ये नेशनल लेवल का LIC आया है। कौन रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999 में आई थी। जैसे RBI है बैंक्स के लिए, वैसे इंश्योरेंस के लिए IRDAI है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डेट है 28 जून। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट डे है वो है 21 जून से लेकर 27 जून तक, यानी कि पूरा वीक है वर्ल्ड एलर्जी वीक, ठीक है।
तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जून के टाइम में जब वो आपके समर हॉलीडेज चल रहे होते हैं उस समय एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि समर टाइम में हो जाती हैं एलर्जीज़ लोगों को, तो वर्ल्ड एलर्जी वीक भी तभी सेलिब्रेट होता है। तो ये एक मैंने आपको वे बता दिया, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज निकाल सकते हो चीज़ों को याद रखने के लिए। थीम क्या है? एलर्जी केयर इज़ असेंशियल केयर, ये पूछा जा सकता है कि थीम क्या था इस बार का। वर्ल्ड एलर्जी कांग्रेस WAC, ठीक है, 2026, ये कब होगी? 15 से 18 अक्टूबर में होगी क्योटो जापान में। अब जो वर्ल्ड एलर्जी वीक है, ठीक है, तो इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। एंड जो वर्ल्ड एलर्जी वीक सबसे पहला था वो 4 से लेकर 10 अप्रैल को 2011 में करा गया था, ठीक है। और सबसे पहला जो डे था, पहले इसको डे के वे में मनाया जाता था, एक सिंगल डेट को, 2005 में वो स्टार्ट हुआ था, बट 2011 से ये वीक वाइज इसको करा जाता है, यानी कि पूरे वीक तक इसको कोमेमोरेट करा जाता है। तो ये थे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। अगर आप RBI में ज्वाइन करना चाहते हो, RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आप RBI सिलेक्शन सिस्टम कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक पिंड कमेंट में गिवन है। एंड अगर आप बैंक PO ज्वाइन करना चाहते हो, SBI, IBPS, RRB, तो आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, तो इसका लिंक भी पिंड कमेंट में गिवन है। दोनों ही कोर्सेज में मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ, क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, एवरीथिंग इज़ गिवन। सिर्फ इनको आपको फॉलो करना है, एंड जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूँ आपको, यू जस्ट हैव टू कीप प्रिपेयरिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।